स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने 2.1 इंट्रोडक्शन और इसके क्वेश्चंस पूरे किए थे। अब हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। और इसमें जो टॉपिक का जो हमारा जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर जो उसका टॉपिक का नाम होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट होते हैं, पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं और जो उसकी जीरोज होती है उनमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स करेंगे और देन गो टू फिर द एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन वगैरह नहीं होते। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले वाली वीडियो में कि जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या था? जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ए एक्स प्लस पी। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है उसका फॉर्मूला बताया था हमने, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो ये बात तो पहले की खत्म हो गई थी लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे और जो उसके जीरोज होंगे उनमें क्या रिलेशन होता है, ध्यान से समझना है क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है 100% लगभग। तो बात करते हैं पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट अस पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन हमने आपको बताया हुआ था कि जो टर्म हमको डिग्री देता है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है यहाँ पर? डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है? 2। और ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहली वाली वीडियो में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं इसके? 2। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो 2 हो सकते हैं। जीरोज 2 हो सकते हैं, जीरोज 1 भी हो सकता है और जीरो हो कि जीरो हो ही ना, जीरो नंबर 0 भी हो सकता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं तो हमने माना कि लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros, let alpha and beta are the zeros of px। अल्फा एंड बीटा क्या है? पॉलिनोमियल px के 2 जीरोज हैं। तो ये 2 अक्षरों को आपको याद रखना है, अल्फा एंड बीटा। ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं। अल्फा बोलते हैं इसको बोलते हैं बीटा, अल्फा एंड बीटा। और एक पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद, उसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा। अल्फा इस तरह बनता है, कुछ इस तरह बनता है, मैं ऐसा बनाता हूँ। बीटा बनता है जैसे बी बनाया ना आपने, तो टांग बड़ी कर दो तो बीटा। और गामा बनता है थोड़ा सा वाई को थोड़ा सा कर्ली शेप में देकर, ये बनता है गामा। ठीक, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं, अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो याद रखना अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा का जो सम होगा, मतलब दोनों जीरो का जो सम होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा, अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी अपॉन ए। ये आपको फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों को हम इस तरह भी लिखते हैं, इन्हीं को और करके, कि सम ऑफ जीरोज, बल्कि आपको याद ऐसे ही रखने हैं लैंग्वेज में, ऐसे याद मत रखना, दिक्कत आ जाएगी कभी ना कभी। तो सम ऑफ जीरोज, और जीरोज कौन है? अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज होता है फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है वो कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है भैया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये फॉर्मूले हैं दोनों जो आपको याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक। कि किसी पॉलिनोमियल px का जो दो जीरो होती हैं, किसी पॉलिनोमियल px की जो दो जीरो होती हैं, उनमें जो सम ऑफ जीरोज़ है, सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही बात ये लिखी हुई है सिंबल में, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़, जीरोज़ कौन है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ये मैं समझ यहाँ लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखते हैं जा करके, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x b मतलब b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, तो माइनस b अपॉन a, इस तरह बन के आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब कि a। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूँ। हमने कहा कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम बताना है, उनका प्रोडक्ट बताना है। जीरोज नहीं बताने, जीरोज का सम, दोनों जीरोज का सम, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट। तो सम का फॉर्मूला क्या कहते हैं, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज मतलब मैंने प्रॉब्लम लिखा सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कौन है यहाँ पर 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है यहाँ पर 2, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब कांस्टेंट टर्म -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 2 ही है। तो इस तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम, जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। याद रखनी है एक बात और, अगर कभी इसको हमने आगे पीछे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करेगा एग्जाम्पल कि इसको हमने ऐसे लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख के हमने इसको ऐसे लिख दिया, तब भी टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला यही लगाना है, सम ऑफ जीरोज के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x चाहे वो हो कहीं भी, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, चाहे वो कहीं भी हो कोफिशिएंट तो वही रहेगा ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मतलब -7 अपॉन प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 2, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उनमें जब हम उन क्वेश्चन को करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को करेंगे, तो उनमें हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करके सम और प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे और इस रिलेशन को हम वेरीफाई भी करेंगे। और एक दो बातें हैं जो मुझे आपको थोड़ी बतानी है कि अगर पॉलिनोमियल x में ना आकर y में आने लगे या u में आने लगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, उसके लिए देखते हैं हम एग्जाम्पल और फिर देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। तब तक के लिए इसको नोट करेंगे तो हम सभी। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं, अपनी बुक में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जो रिलेशन हमने आपको अभी बताया है पीछे वो लिखा हुआ उधर, उसको वेरीफाई करना है। तो 2 पार्ट का क्वेश्चन होगा, पहले पार्ट में जीरोज फाइंड करेंगे और फिर वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशनशिप को, ठीक है। तो याद करना, हम क्लास 9th में जीरोज कैसे फाइंड करते थे किसी भी पॉलिनोमियल के। तो जीरोज फाइंड करने का तरीका होता है कि 4 जीरोज मतलब जीरोज फाइंड करने के लिए px को 0 कर दो, px को 0 के इक्वल रख दो। तो px कितना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड याद करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 7 को इस तरह स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके 10 आए प्लस करके 7 आए, तो ऐसे 2 नंबर होंगे 5 और 2। ये आप क्लास 9th में आना चाहिए फैक्टर्स करने। तो 7 को लिखेंगे हम लोग 7 प्लस 2x, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों में कॉमन लोगे तो x कॉमन तो बचा x प्लस 7, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा, ये क्या हो गया भाई 5 आएगा ना, 5। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
अब दोनों में से x+5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x+2, और अब इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग करोगे 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। इनको देखो इनको 0 के इक्वल इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सपोज करो कि ये कोई नंबर है a इंटू दूसरा नंबर है b, तो a और b की मल्टीप्लाई 0 कब होगी? जब a 0 हो या b 0 हो। भाई दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 तभी तो होती है, क्या 4 5 0 होता है क्या? दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 तभी तो होगी जब कम से कम या तो ये 0 हो तब 0 आएगा, या फिर ये 0 हो तब 0 आएगा। तो जब भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे ज़िंदगी में a इंटू बी 0, इसका मतलब a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वल कर दे रहे हैं, इसको भी और इसको भी। यहाँ से x की वैल्यू -5 और यहाँ से x की वैल्यू -2, तो जीरोज आ गए मेरे पास -5 एंड -2। तो पहले हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड किए स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से -5 एंड -2। अब देखते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। जीरोज आ गए हैं -5 एंड -2, और अभी तक देखते हैं हम लोग इसका वेरिफिकेशन। बहुत यही ध्यान से समझना है वेरिफिकेशन कि कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन में ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है मेरे को, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। सम ऑफ जीरोज अगर मेरे को निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? -b/a, लेकिन आप लिखोगे इसको सिंपल लैंग्वेज में कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये माइनस ऊपर होता है, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया? -7। ये हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड किया है फॉर्मूले से। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था? कांस्टेंट टर्म, C/A मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास? 10, कांस्टेंट टर्म 10 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 10/1 मतलब 10। तो मैंने पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किए हैं उस फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन ये बताओ क्या मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनको देख के तो लिख सकता हूँ जो मेरे पास ये हैं? आल्सो सम ऑफ जीरोस। भैया जब जीरोस हैं, जब जीरोस हमारी आंखों के आगे हैं तो सम ऑफ जीरोस पहला जीरो और प्लस दूसरा जीरो, पहला जीरो प्लस दूसरा जीरो, -5 प्लस -2 तो कितना होगा? -7। और इसी तरह निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहली जीरो मल्टीप्लाई बाई दूसरी जीरो, -5 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 10। तो मैंने पहले सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला फॉर्मूला यूज करके, और फिर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला इनको देख के, और देखा तो क्या दोनों इक्वल आए। सम ऑफ जीरोस सेम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम, तो मेरा जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया। तो आप बस सिंपल नीचे लिख देंगे प्रूव, कि हमने वेरिफिकेशन प्रूव कर दिया, क्लियर कर दी बात। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, कोई मुश्किल काम तो था भी नहीं। तो तुरंत नोट करेंगे। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि यही चीज़ें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो इस बार पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -3, तो 4 जीरोस, पहले से जीरोस फाइंड करने के लिए PS को इक्वल करो 0 के, यानी कि x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 3 गया उधर, x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 गया उधर, और x इज इक्वल टू ±√3। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो प्लस माइनस लगाते हैं बाहर। तो जीरोज यहाँ पर कितने आ गए? इसके 2 जीरोज आ गए मेरे पास। जीरोज इज इक्वल टू √3
और दूसरा जीरोज क्या आया -√3। तो जीरोज मेरे पास में ये इसके आगे हैं। अब सम ऑफ जीरोज एक बार फॉर्मूले से और एक बार इनको देख के, तो पहले इनको देख के निकाल लूँ। चलो पहले मैं चलते हैं। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो हम इसको इस तरह मान सकते हैं ना भाई, जब इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसको आप जीरो मान लोगे ना, ऐसे 0 × एक्स, जो टर्म नहीं है उसको जीरो मान लेते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, तो -0/1 मतलब 0 आ गया, 0/1 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूले को देख के लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, तो इज इक्वल टू -3। तो सम ऑफ जीरोज भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया। अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं, इन्हीं को देखकर एक बार। तो सम ऑफ जीरोज ये रही पहली जीरो जमा दूसरी जीरो, तो ये +√3 ये -√3, तो कितना हो गया 0। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब दोनों की प्रोडक्ट करोगे √3 की -√3 में, तो ध्यान देना ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और √3 की √3 में करके आता है 3। ये याद है ना, क्लास 9 में बताया था हमने कि √a × √a होता है a। तो हमें देखा था क्या, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों सेम आ गए हैं, तो वेरीफाई हो चुका है। तुरंत नोट करेंगे इसको, एग्जाम्पल 2 भी हो गया हमारा, 3 भी हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे और समझते हैं एक नया फॉर्मूला। नोट करो। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना, मतलब बनाना, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाएंगे कैसे अगर उसके जीरोज दिए हुए हैं तो। ठीक, तो याद रखना, मिलता हूँ शॉर्ट में QP। QP स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको पूरा लिखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा ना, बल्कि लिख दूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यदि होगा, एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो याद रखोगे कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा ये होता है x² माइनस ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने का तरीका है, ये हम बात कर रहे हैं नंबर 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स। ठीक, दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा सा इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके में लिखें, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल Px, अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल Px के जीरोज हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल Px, देन Px इज इक्वल टू, तो Px इज इक्वल टू क्या होगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल Px, देन Px इज इक्वल टू, तो Px इज व्हाट, Px होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही फॉर्मूला लगाएंगे अभी भी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, और जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब ये अल्फा बीटा। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, अलग नहीं है। ये लैंग्वेज में है, ये थोड़ा सा सिंपल्स में आ गया कि Px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर बात। तीसरी बात, जनरल केस। इन बातों का समझते हैं एक जनरल केस, जनरल केस जिसका हम यूज़ भी करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको फॉर्मूले यही यूज करने हैं, आपको फॉर्मूले यही यूज करने हैं, लेकिन समस्या पता क्या है थोड़ी सी हमारे सामने। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ध्यान समझो, वो कौन सा पोलिनोमियल है, वो कौन सा पोलिनोमियल है, तो छोड़ो, ऐसा समझते हैं कि 2x माइनस 3 के जीरोज कितने होंगे, Px इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के जीरो कितने होंगे।
तो याद करो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है, तो इसका जीरो कौन होगा, इसका जीरो होगा देखो 3, क्योंकि 3 रखने पे जीरो आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 इज जीरो ऑफ पी एक्स, ऑफ कितना पी एक्स, मतलब कहना क्या हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो एक ही होता है। ध्यान सुनना मेरी बात, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो एक ही होता है और वो कौन है 3। अब जरा मैं उल्टा पूछता हूँ, इस को छोड़ दो मिनट के लिए, मैं कहता हूँ कि ये 3 है, ये 3 किस पॉलिनोमियल का जीरो है, ये 3 किस पॉलिनोमियल का जीरो है। उल्टा पूछ रहा हूँ, इस सवाल को उल्टा पूछ रहा हूँ। यहाँ तो कहा था कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो आंसर आया इसका जीरो 3 है। अब मैं आपसे ये गैप कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया, ये लो, मैंने पूछा कि x इज इक्वल टू जो 3 है ये किसका जीरो है, तो क्या आपका आंसर वापस जो था वही होगा क्या कि x इज इक्वल टू 3 इसका जीरो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो x इज इक्वल टू 3 इसका भी जीरो है। चेक कर लो, रख कर देख लो, जीरो आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 ना, इसका भी जीरो है, रख के देख लो जीरो आएगा। x इज इक्वल टू 3 जो है ना, इसका भी जीरो है, रख के देख लो। क्या समझ में आया बात कि कोई रियल नंबर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, समझ गए ना, कोई रियल नंबर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स का जीरो हो सकता है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो तो एक ही होगा। लेकिन ये जो एक नंबर है ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है ऐसे जिनका जीरो हो सकता है। समझ में आई बात, यही बात तो क्वाड्रेटिक के केस में है। अगर मैं कहूँ कि 3 और 5, मान लो सपोज करो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, फिलहाल मैं इसकी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, और मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कौन कौन है 3 और 5, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 3 और 5 किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो आंसर सिर्फ यही नहीं है, 3, 5 ना इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है। इसके अलावा और भी पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिसके जीरो 3 और 5 होंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसके जो 3 और 5 होंगे। तो बात मतलब कहने की ये है, थोड़ी सी ध्यान रखना ये बात ये है कहने की कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा एक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, अल्फ़ा एंड बीटा एक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो वो जीरो फाइंड करो। ध्यान से सुनना, छोड़ो चलो सिंपल से बात करते हैं, 3, 5 को ले लेते हैं। 3 और 5 किसी पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखना, मैं लगाऊंगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 3 और 5 इस पॉलिनोमियल के जीरो है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या बन गया ये x² माइनस के कितने 8x प्लस 15। 3, 5 इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, ये हमने कर दिया फॉर्मूला यूज करके कि 3, 5 जीरो थे, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने फाइंड कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि बस इसका आंसर यही है, मैं अभी एक और बना सकता हूँ ऐसा ही, मैं एक और बना सकता हूँ ऐसे ही। इस तरह के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे जिनका जीरो 3 और 5 होगा। बताओ अगर मैं चाहूँ ना, तो देखो इसके जीरो फाइंड करोगे तो 3 और 5 भी आएंगे, चाहे करके देख लेना। इसके जीरो फाइंड करोगे ना, यही आएंगे, ठीक। तो ये बात याद रखना, नोट भी कर लेना कि कोई भी रियल नंबर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, या कोई भी दो नंबर है ये वाले, ये किन्हीं भी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हो सकते हैं, ठीक। अब आते हैं जनरल केस पर, ये तो थे स्पेशल केस, नोट कर लो, ये तो क्या थे स्पेशल केस। तो कुछ नहीं करना, इस सारी कहानी का निष्कर्ष ये है कि अब इस बात को लिखते हैं जनरल में, इफ़ alpha and beta, if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial px, तो याद रखना वो px ये तो है ही, ये तो एक हो गया सिंपल वाला, तो वो px जो है ना वो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट बंद करो, और इनटू k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वेयर k इज रियल नंबर। और रियल नंबर कितने होते हैं इनफाइनाइट,
तो जब k की वैल्यू 2 होगी तो एक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, k की वैल्यू 3 होगी तो दूसरा निकल जाएगा। इस केस में k की वैल्यू 1 है। जब हमने इसी फॉर्मूले में k की वैल्यू 1 लिया तो ये फॉर्मूला बना। लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना, आपको चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करके आना, ठीक। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये MCQ में असम्पशन रिजल्ट में आता है और एक्सरसाइज में हम इसका यूज भी करेंगे। हम k की वैल्यू 1 लेके कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। क्योंकि इनफाइनाइट्स होते हैं, हमको इनफाइनाइट से निकालने, हमको कोई भी निकाल कर दिखा देना है, ठीक है। होते इनफाइनाइट्स हैं, ये बात याद रखना। तो अब देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और फिर करेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसको नोट करो। तो एग्जाम्पल पर 4 पढ़ेंगे। कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज का सम -3 है, प्रोडक्ट 2 है। तो उसने हमको सम दिया हुआ है जीरोज का और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज -2 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना यही वाला, जरूर नहीं आपको ये वाला यूज़ करना है, कर भी सकते हैं, ठीक। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ करके। तो आपको अपना आंसर लिखना है पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वायर, ये k है भैया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। और एक काम को करना, k रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0, ये k जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो k तो क्या होगा, k तो k ही होगा, कुछ लेना ही नहीं है। और सम ऑफ जीरोज कितना था, -3, ये सम ही दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ही दिया हुआ है करके, और +2। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या हुआ आंसर हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज रियल नंबर, जहाँ पर क्या क्या होगा, रियल नंबर एंड नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया, ऐसा करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करो। अब बताता हूँ इस वाले तरीके से। चलिए, इस तरीके में कुछ नहीं करना, आप k के चक्कर में ही मत पड़ना, k को हटा दो दुनिया में से, काम खत्म हो गया। ऐसा करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, दुनिया में कोई नहीं काटने का। ऐसा करके आओ, k वाले तरीके से पूरे मिलेंगे, दुनिया में कोई नंबर नहीं काटने का। बस k को इंट्रोड्यूस जरूर कर देना कि k क्या है, एंड रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, नो प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि ये पूरा हो गया है। देखो, अभी एक एग्जाम्पल नंबर 5 और है जो कि क्यूबिक है, और दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस फिर भी हम इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्यूबिक के फॉर्मूले अलग हैं, उसको करने का तरीका अलग है। तो एक वीडियो और बनाएंगे तो क्यूबिक उस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट्स को करना है कंपटीशन के लिए वो कर सकते हैं, और फिर चलेंगे उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज में। तो इसको नोट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा समझ में आया है, आपने जो भी फील किया है, अच्छा या बुरा, ज़रूर बताएंगे एक बार। थैंक यू।